डीमेट अकाउंट लड़कियां नहीं सुनी होंगी, है ना, क्योंकि लड़कियों को कुछ आता ही कहाँ है। ये लोग क्या जानेंगे, ये लोग खाली जानेंगे पूड़ी, पराठा, आलू का पराठा, उसके बाद खीर कैसे बनती है, बर्तन कैसे मांजा जाता है, बर्तन में कौन, ठीक है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा था अकाउंट, जिसमें रियल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट था और पर्सनल अकाउंट था, 3 अकाउंट था ना। उसी तरीके से बैंक के अकाउंट होते हैं, जैसे वो था उसी तरीके से ये भी बैंक अकाउंट होता है, ठीक है ना। बस फ़र्क ये होता है, बैंक अकाउंट में 4 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है, जैसे हम अगर बात करेंगे तो पहला हमारा डिमांड अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, डिमांड अकाउंट होता है, ठीक है। पहला अकाउंट हमारा ये हो जाएगा डिमांड, मतलब जब कस्टमर की डिमांड रहेगी, मतलब मांग जब रहेगी तो उस मांग के हिसाब से वो क्या होगा, भरा जाएगा, ठीक है ना। डिमांड अकाउंट के बाद आता है सेकंड नंबर पर रिसीविंग अकाउंट। कौन सा, रिसीविंग अकाउंट होता है। रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्ति कह सकते हैं इसको, प्राप्ति खाता। और उसके बाद अगर हम तीसरे अकाउंट की बात करेंगे तो एक हमारा होता है फिक्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, फिक्स अकाउंट होता है। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट नाम सुने थे आप लोग, डीमेट अकाउंट लड़कियां नहीं सुनी होंगी, है ना, क्योंकि लड़कियों को कुछ आता ही कहाँ है। ये लोग क्या जानेंगे, ये लोग खाली जानेंगे पूड़ी, पराठा, आलू का पराठा, उसके बाद खीर कैसे बनती है, बर्तन कैसे मांजा जाता है, बर्तन में कौन सा वाला साबुन अच्छा लगता है, ये पता है। डीमेट अकाउंट आजकल बहुत ज़्यादा खोले जाते हैं। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, शेयर मार्केट तुम लोग सुने होंगे कि वो भी नहीं सुने हो, शेयर मार्केट सुने हो ना। लोग कहते हैं कि मैं पैसे शेयर मार्केट में लगाया हूँ 2000-1500 रुपये। तो जब शेयर मार्केट में कोई चीज़ लगाई जाती है तो उस खाते को खोलने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ना उसके लिए सेविंग चलेगा, ना करंट चलेगा, ना एफडी चलेगा, ना आरडी चलेगा, ना डीडी चलेगा, कोई नहीं चलेगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट चलेगा। समझ में आई बात ना। तो हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर अकाउंट को छोड़ देते हैं। शेयर खाता, शेयर मार्केट में तो हमको पैसा लगाना नहीं, इसलिए डीमेट अकाउंट को छोड़ देते हैं। तो डिमांड अकाउंट, रिसीव अकाउंट, फिक्स अकाउंट और डिमांड अकाउंट। डिमांड अकाउंट मतलब जब मांग हो, मांग खाता, और रिसीव मतलब प्राप्ति खाता, प्राप्ति खाता। और फिक्स मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है। नहीं कहते फिक्स अकाउंट, 10 साल के लिए फिक्स कर दोगे तो ये फिक्स अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं खाता, अस्थाई खाता, अस्थाई खाता ऐसे लिखा है ना, अस्थाई खाता, ठीक है, अस्थाई खाता। अच्छा, हम लोग किस में खाता खुलवाते हैं, हम लोग ज़्यादातर शेयर अकाउंट, शेयर का तो खोलते नहीं, न फिक्स ज़्यादा खोलते हैं, न रिसीविंग अकाउंट खोलते हैं, न डिमांड अकाउंट खोलते हैं। लेकिन डिमांड अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो इनके 2 पार्ट्स होते हैं। डिमांड अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो सेविंग अकाउंट होता है, और दूसरा क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट मतलब होता है बचत खाता। क्या होता है, बचत खाता। और करंट मतलब क्या होता है, चालू खाता। तो हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं पीएनबी में, यूबीआई में, एसबीआई में, है ना, या फिर कह सकते हैं कि एचडीएफसी में, तो यह जो खाता खोले जाते हैं वो होते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। बचत खाता, बचत खाता कब खोला जाता है, जब हम कुछ अपनी सेविंग, मतलब जो हमारा इनकम ऑफ सोर्स होता है उसके कुछ पैसे हम सेविंग अकाउंट में स्टोर करते रहें, है ना, डिपॉजिट करते रहे, जमा करते रहें। तो हम देख सकते हैं कि 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कितना पैसा हो गया। जैसे 2-2 हज़ार रुपये महीना करेंगे तो 12 महीने बराबर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये हो जाएगा ना। तो उस तरीके से तो चालू खाता जो होता है ये आपसे ब्याज लेता है 4 से 5%। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, मतलब चालू खाता, बचत खाता तो 4 से 5% ले लेगा, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो 0% आपसे ब्याज लेता है। कारण क्या होता है कि करंट अकाउंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग खोलते हैं। कौन खोलता है, व्यापारी लोग। व्यापारिक खाता इसको भी हम बोल सकते हैं, व्यापारिक खाता बोल सकते हैं। तो ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग खोल सकते हैं। जैसे व्यापारी है, एक दिन में 1 करोड़ रुपए डाल सकता है, एक दिन में 1 करोड़ रुपए निकाल सकता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं, किसी प्रकार कोई आपत्ति बैंक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है,
अचानक से कहीं से 20-25 लाख रुपए अगर आपके खाते में आ गया तो तुरंत बैंक जो है उस खाते को सीज कर देगा, उस खाते को तुरंत बंद कर देगा। कहेगा अचानक से इनके खाते में 25 लाख रुपए कहाँ से आ गया, कहीं कोई गलती से तो नहीं भेज दिया। तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको सीज कर देगा। आप पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। तो जब आप उस बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपसे कहेगा कि भैया आपको मैं नहीं जानता हूं, पहले आप मुझको अपनी पहचान करवाइए। मतलब कि नो योर अकाउंट, नो योर कस्टमर। कस्टमर, नो मतलब जानना, योर मतलब तुम्हारा, कस्टमर मतलब ग्राहक। पहले तुम अपने ग्राहक को जानो, कहीं तुम्हारा ग्राहक देशद्रोही तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, ये अचानक से 25 लाख रुपए इसके सेविंग अकाउंट में क्यों आ गया। तो बोलेगा कि नो योर अकाउंट, पहले इसको जानो, ठीक है, पहले इसको जानो, उसके बाद ही इसको पैसा देना। तो उसको हम लोग कहते हैं KYC। क्या बोलते हैं? KYC बोलते हैं। नहीं कहता है KYC करा लो। अभी PM किसान वाला KYC करने के लिए आना, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, है ना। तो जब अपने ग्राहक को जानोगे तो बोलेगा KYC करने के लिए। तो KYC करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। जब सारी चीज़ें आपकी मैच हो जाएगी तो आपको फिर वो पैसा निकालने की इजाज़त देगा। फिर पूछेगा कहाँ से पैसा इतना है, आ गया होगा, बाहर से आया है। तो ये पहले आपका KYC करने के लिए बोलेगा। लेकिन करंट अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि व्यापार है। और करंट अकाउंट खोलने के लिए आपके जो व्यापार होता है उसका लीगल पेपर होना चाहिए, आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस व्यापार को आप जब व्यापारिक चीज़ को जब दिखाएंगे वहाँ पर कागज़ में, तब आपका चालू खाता खुलेगा। इसका जो होता है आपको इस पर ATM मिलता है, यानी कि डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं। ATM कार्ड मतलब डेबिट कार्ड होता है। और आपको करंट अकाउंट में ATM कार्ड नहीं मिलता, सिर्फ आपको मिलता है चेकबुक। क्या मिलेगा? चेकबुक मिलेगा। इसमें ATM कार्ड नहीं मिलता, इसमें ATM कार्ड के साथ साथ चेकबुक भी मिलेगा, नेट बैंकिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। समझ में आ गई बात ना। अब आता है FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। अब अगर हम रिसीविंग डेटा की बात करेंगे तो हम इस जनधन योजना जो होती है, जनधन योजना, स्कॉलरशिप वाला जो हम लोग करते हैं ना, जीरो बैलेंस वाला, वो हम कह सकते हैं रिसीविंग अकाउंट, प्राप्ति खाता, वो जनधन योजना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डिमांड अकाउंट की बात करेंगे, मतलब मांग खाता की, तो सेविंग अकाउंट करंट इसमें कर देंगे तो जनधन वाला आ गया, स्कॉलरशिप वाला आ गया, जिसमें 1 रुपया लगना नहीं, आपने खुलवा के छोड़ दिया। तो सरकार जब चाहेगी तब आपको स्कॉलरशिप देगी, छात्रवृत्ति देगी, तो वो आ जाएगा, उसका कोई बैलेंस कटेगा नहीं। बात करते हैं हम लोग फिक्स अकाउंट की। अस्थाई खाता जो होता है, अब अस्थाई खाता जो होता है, इससे आपका बैंक आप ही के पैसे से बिजनेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरी लड़की अभी पैदा हुई है, एक न एक दिन बड़ी होगी और फिर उसकी शादी करने का हमको पहला से ब्यौरा बना लेना है। तो क्या करते हैं लोग, फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा 10 लाख रुपए जमा कर देंगे। फिर बैंक कहेगा जा भाई अब तू 10 साल बाद आना। कब आना? 10 साल बाद आना, तुमको हम डबल पैसा दे देंगे, ठीक है, या तो तुम इसका हर महीने ब्याज लेते रहना। तो अब यही तुम्हारा 10 लाख रुपए उठाकर किसी बिजनेसमैन को दे देगा, किसी बिल्डर को दे देगा, किसी व्यापारी को दे देगा, किसी शॉपिंग मॉल वाले को दे देगा कि लो भाई, अब यही तुम्हारा 10 लाख रुपया किसी को 8% ब्याज पर दे दिया, है ना, 8% ब्याज पर दे दिया। अब बैंक का जो 10 लाख रुपया है वो उसके पास पड़ा ही है, तुम्हारा भी 10 लाख रुपए बैंक के पास पड़ा ही है। लेकिन जब तुम पैसा दे दिए तो अब 10 साल तक तुम्हें कुछ बोलना नहीं। अब ये 4%, 8% इसको मिल रहा है, तो 4% या 3% आपको भी दे देगा और 5% अपने भी रख लेगा। मतलब बैंक का भी फायदा और कस्टमर का भी फायदा, ठीक है ना। तो उसी 8% में से आपको भी देगा और अपने भी रखेगा, आपको भी दे देगा। 10 लाख रुपए पड़ा है और बोल देगा बैंक के 10 साल से पहले बोलिएगा मत, 10 साल तक आपका पैसा फिक्स है, आप ब्याज खाते रहिए, जब होगा तब आप पैसा ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट से पहले आपको कोई चीज़ नहीं लेना, ठीक है। तो इस पर 4 से 5% ब्याज लगता है और इस पर 0% लगता है, और फिक्स डिपॉजिट पे 6% ब्याज दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, इस वाले की, तो 5% ब्याज होता है, और इसकी अगर हम बात करेंगे
तो मान के चलिए कि वो तो मैंने बता ही दिया 4 से 5% ब्याज आपको इतना लगता है, ठीक है। और जब आप खाता खुलवाते हैं तो खाता खुलवाने के लिए आपको KYC यानी कि नो योर कस्टमर करवाना ज़रूरी होता है। बैंक आपको नहीं जानता है, आप बैंक को जानते हैं कि बैंक है, PNB बैंक है, SBI बैंक है, लेकिन जब आप बैंक के सामने जाएंगे खाता खुलवाने के लिए तो आपने देखा होगा कि बैंक का जब फॉर्म भरा जाता है तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी चीज़ों का, उसके बाद बैंक में आपका लगता है नॉमिनी, है ना, जिसको गवाह हम कह सकते हैं एक तरीके से, नॉमिनी भी लगता है कि जिसका वह खाता उसमें है, ताकि कल के लिए अगर आप फराडिया निकल गए तो उन नॉमिनी को पकड़ा जाएगा कि भैया क्या आप इसको जानते थे कि नहीं जानते थे। भाई कोई भी आधार कार्ड फर्जी लगा सकता है, कोई भी पैन कार्ड फर्जी लगा सकता है, कोई भी ईमेल आईडी, कोई भी मोबाइल नंबर फर्जी लगाकर जो है खाता खुलवा के कहीं से पैसा मंगा के देश को बर्बाद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो इस वजह से नॉमिनी वहाँ पर रखा जाता है। नॉमिनी रखा जाएगा तो नॉमिनी ऐसे नहीं कोई तैयार हो जाएगा। जब तक मैं आपको नहीं जानूंगा तब तक आपकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँगा, नहीं ले सकता ना। कल के लिए तुम कोई हादसा कर दो, कल के लिए तुम कोई घटना कर दो तो पकड़े कौन जाएगा, नॉमिनी पकड़ा जाएगा। उसी तरीके से जैसे किसी के ऊपर केस चलता रहता है, FIR किसी के ऊपर है, तो जब वो जमानत करने जाता है तो जमानतगार लगते हैं, है ना, जमानतगार लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो जमानतगार वही लेता है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है, तब जाके जमानत लेगा। नहीं तो पागल थोड़ी है कि खेत की खतौनी दे रहा, अपना फ़ोटो दे रहा, अपना आधार कार्ड दे रहा, अपना मोबाइल नंबर दे रहा है, बिना जाने कल के लिए तुम भाग गए तो कौन पकड़ा जाएगा, जमानतकार ना पकड़ा जाएगा। उसी तरीके से इसमें नॉमिनी भी होता है। कस्टमर को जानने के बिना, कस्टमर को बिना जाने आप खाता नहीं खोल सकते, इस वजह से अब यहाँ पर KYC कर दी गई। उसी तरीके से OTP था, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड क्या था, ये भी इस तरीके की, इसके भी पीछे एक कहानी थी। हम पहले क्या करते थे, 2014 से और पहले आप लोग आ जाएंगे तो आप लोग देखे होंगे कि पहले OTP के बिना कोई काम हो जाता था। जैसे आपको WhatsApp बनाना है, आपने मोबाइल नंबर डाला तुरंत वेरीफाई हो जाता था। पासवर्ड आप फेसबुक का आपने बनाया, उसमें डाला, बिना OTP का हो जाता था। लेकिन अमेरिका के एक आदमी ने, एक साइंटिस्ट ने, वो देखा कि उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए बिना OTP किए, पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन तब उसने सोचा कि यार कुछ ऐसी स्कीम लगाऊं जिससे जिसका मोबाइल नंबर लिंक रहे, जब तक उसको जानकारी न हो तब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अब आप लोग देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो होता है 2 WhatsApp चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 WhatsApp चलाते हैं तो पहले WhatsApp जो नंबर बंद हो गया उससे WhatsApp चलाते हैं, नए नंबर से कॉलिंग करते हैं, है ना। तो पुराना वाला जब WhatsApp मान लीजिए मोबाइल फॉर्मेट हो गई, अब आपको WhatsApp बनाना है उसी पुराने नंबर से, और वो नंबर बंद हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे वेरीफाई करते हैं तो OTP जाता। OTP किस नंबर पे जाएगा, जो नंबर बंद हो गया। तो जो नंबर बंद हो गया OTP मिलेगा नहीं तो आपका अकाउंट बनेगा नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, तो फिर जो नया नंबर रहता है उससे लोग OTP मंगा के उस नंबर से लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे जिस मोबाइल से हमारी शूट हो रही है, हमारा मोबाइल नंबर वो जो है 40 वाला पर्सनल नंबर, उस नंबर से WhatsApp इस पर चलता है ना। सिम कार्ड उसमें लगा है लेकिन WhatsApp इसमें चलता है। कैसे, क्योंकि आधार उसमें OTP आता है, OTP डाल देते हैं, वेरीफाई हो जाता है ना। फिर लास्ट में जो हमारा नंबर 03 है उसका भी WhatsApp इसी मोबाइल में चलता है, क्योंकि डुअल WhatsApp चलाते हैं, कोचिंग का अलग, पर्सनल अलग। समझ में आई बात ना। तो उसी तरीके से हमारा सेविंग अकाउंट जो होता है पर्सनल खाता होता है, और करंट जो होता है बिजनेस होता है। अब जैसे मान के चलिए हमने माइक ले लिया, माइक हमने अपने लिए नहीं लिया, कोचिंग के लिए लिया ना, तो वह किस खाते से पैसा निकालेंगे, करंट अकाउंट से। हमारे पास सेविंग अकाउंट भी है। अगर हमें कपड़ा लेना, ये जैसे हमने ये ली जैकेट, तो जैकेट हमने अपने पहनने के लिए लिया, तो ये हमारे किस खाते से पैसा निकलेगा, सेविंग अकाउंट से। मतलब जो अपने निजी उद्देश्य से, जो अपने निजी उद्देश्य के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो सेविंग अकाउंट का होता है, और जो बिजनेस पर्पज पे खर्च किया जाए, जैसे टेबल है, लैपटॉप है, LCD है, बोर्ड है, जो कोचिंग पर्पज से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो किस में जाता है, करंट अकाउंट में। जो कंप्यूटर, जो आप लोग फीस देते हैं वो करंट अकाउंट में जाता है, सेविंग अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अपने इनकम टैक्स को दिखाना पड़ेगा, तो आप उसके लिए भरेंगे ITR। क्या भरेंगे, ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, इस वजह से मैं पैसे रख सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे सेविंग अकाउंट में एक बार में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते ATM कार्ड से,
है ना। और आधार कार्ड से आप 49,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या बैंक में जाके 50,000 से कम ही निकाल सकते हैं। पैन कार्ड है तो 50,000 तक निकाल सकते हैं। कारण ये होता है कि सेविंग अकाउंट में उतने ज़्यादा पैसा आप निकाल ही नहीं सकते, निकालेंगे तुरंत आपको बैन लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जमा वाला भी सिस्टम होता है कि अगर आप 2 लाख, 4 लाख रुपया, 10 लाख या 25 लाख रुपया अगर इकट्ठा भेज देंगे सेविंग अकाउंट में, तो तुरंत वो नोटिफिकेशन आ जाएगा बैंक मैनेजर के। उस पर एक नोटिफिकेशन है, जैसे हमारे व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है ना, कोई मैसेज करता है तो ऊपर आ जाता है फलां ने मैसेज किया, समझ आई बात ना। तो जब वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो तुरंत कह देगा अरे यार इसके सेविंग अकाउंट में 25 लाख रुपया है, इसको पकड़ो, तुरंत उसके खाते को सीज कर दिया जाता है। अब वो जब पैसा निकालने जाएगा तो निकलेगा ही नहीं, कह देगा कि योर खाता हैज़ बीन सीज, तो अब तुम्हारा खाता सीज हो गया। अब जब तुम जाओगे बैंक में तो बैंक कहेगा कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो बोलेगा साहब कहीं से आ गया है, घर बनवाना था, शादी थी या जो भी, तो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, जो जो लगेगा हम ला के देंगे, तो बोलेगा डॉक्यूमेंट लगाओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए, केवाईसी किसके थ्रू होगी, ओटीपी के थ्रू। ओटीपी के थ्रू जब केवाईसी हो जाएगी तो आपका खाता चालू हो जाएगा, जिसमें आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। समझ आई बात ना। तो इस तरीके से खाते का पूरा रूल होता है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है।